नमस्कार साथियों, मिस्टर पांडे एकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि सभी जानते हैं कि 7वें चरण को लेकर बिहार में एक अलग ही आक्रोश का माहौल उठ चुका है। हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी आंदोलन के लिए अग्रसर हो चुके हैं। आप सबके समक्ष स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर सारे के पास पेपर कट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सारे बिंदुओं को आपके समक्ष रखा जा रहा है। कुछ अहम जानकारी मेरे पास निकल के आई है सचिवालय के द्वारा। उसमें कुछ निराशाजनक भी है, कुछ आशाजनक भी है। खट्टे और मीठे दोनों प्रकार के जो अपडेट हैं उसको लेकर मैं उपस्थित हूँ। एक एक बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर आगे चलकर इसका क्या परिणाम होने वाला है। तो आइए, मैं स्वागत करता हूँ मिस्टर पांडे एकेडमी के इस चैनल पे और इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इस जो भी जानकारी है उसको हम आपके समक्ष साझा करने का प्रयास करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं बहुत सरल भाषा में आपको यह समझाने का प्रयास करूँ। तो पहला बिंदु हम लोग सबसे चर्चित विषय जो है नियमावली, उस संदर्भ में एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए साथियों, नियमावली तो ऐसा हो गया है कि बिरबल की खिचड़ी भी फेल है उसके आगे। पता नहीं कौन से गुफा में यह पक रही है जिसका अभी तक कोई जानकारी स्पष्ट नहीं आ रही है। लेकिन जैसे पेपर के माध्यम से जो खबर छपी थी, मैं उसी को पुष्टि के लिए सचिवालय जो भी अपने सूत्रधार हैं, डीपीओ ऑफिस हो गया, सचिवालय हो गया, शिक्षक जो संघ के सदस्यगण हैं उनसे वार्तालाप करने के उपरांत ये सारे ओवरऑल को मैं देखते हुए इस एनालाइज को लाया हूँ, जिससे मुझे समझ में आया कि क्या क्या आगे की संभावना जताई जा रही है और क्या इसमें हमारे लिए असुविधा करेगा, क्या सुविधा करेगा। एक एक पहलुओं को जानने का प्रयास करते हैं। पहला, कब तक नियमावली आएगी? देखिए, नियमावली सबका यह अनुमान लगाना है कि कैबिनेट का जो सत्र प्रारंभ होने वाला है उससे पहले आ जाएगी। सब अनुमान ही है, कोई फैक्ट नहीं है। इसी के संदर्भ में अनुमान लगाया जा सकता है कि अगले 2 से 4 कैबिनेट जो भी सत्र से पहले आने वाले हैं उसमें ही यह आ जाएगी। तो अनुमान तो है कि दूसरा कैबिनेट या तीसरा कैबिनेट में यह प्रस्तावित हो जाए। चूँकि आप जानते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग में जब यह चला गया है तो जाहिर सी बात है आगे फाइलें बढ़ेगी ही, रुकेगी नहीं। तो थोड़ा सा हमें धैर्य बना के तो रखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको, धैर्य का मतलब सोना नहीं है, धैर्य का मतलब है कि जब तक विधानसभा सत्र प्रारंभ नहीं होता है उससे 2-3 कैबिनेट तो देख ही लेंगे। फिर उसके बाद जैसा लगेगा कि नहीं सरकार हमारे साथ धोखा कर रहा है, वैसा ही कार्यगति किया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अरे ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अब हमारे लिए पत्थर क्या है? आंदोलन है, शांतिपूर्वक आंदोलन। हम शांतिपूर्वक आंदोलन प्रारंभ करेंगे, बृहद पैमाने पर करेंगे जैसा कि अभी चल रहा है। तो मैं सभी से दरख्वास्त करूंगा कि अगर जिन अभ्यर्थियों का समय है जो किसी कार्य में नहीं लगे हुए हैं वह ज़रूर इसका सपोर्ट करें, और जो कार्य में लगे हुए हैं वह आर्थिक रूप से सहयोग करके इसका सपोर्ट कर सकते हैं। किसी भी तरीके से, ट्विटर के द्वारा भी कर सकते हैं, बाई डाक द्वारा भी कर सकते हैं, और तरह तरह की जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं जिसके द्वारा सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। लेकिन करिए, रुकना नहीं है, किसी के भरोसे नहीं बैठना। खासकर हमारे यहाँ के जो माननीय लीडर सब हैं उनके भरोसे तो बिल्कुल मत बैठिए। जब तक उन्हें जगाइएगा नहीं, यहाँ कुंभकर्ण से भी ज़्यादा निद्रा में सोने वाले हमारे लीडर हैं, उनको जगाना पड़ता है। उनको जगाने के लिए हमें उठना पड़ेगा, हमें खुद जगना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। अन्यथा नियमावली तो सुन ही रहे हैं, अगले विगत 5 महीनों से नियमावली आ ही रही है और उम्मीद जताते जताते कैबिनेट तक यह एक थोड़ी सी एक उम्मीद जग रही है कि कहीं आ जाए। पुख्ता नहीं है, कोई भी विश्वसता के साथ ये नहीं कहेगा कि नहीं आ ही रही है। नेता से पूछिएगा, डेफिनेट है आ रही है, अभी आ जाएगी, एकदम अगला अगला दो। फिर उसके बाद जब आइएगा थोड़ी सी विसंगतियाँ हो गई है, उसको सुधार करने में समय लग रहा है। हम बहाली जरूर देंगे। हमारी सरकार युवाओं की सरकार है। अब युवाओं की सरकार है, किसकी सरकार है ये तो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है, ठीक ना। लाठीचार्ज करके युवाओं की सरकार बोलना कितना आसान होता है ना। आइए दूसरा पॉइंट की तरफ चलते हैं। डोमिसाइल के बारे में भी जानकारी मैंने लिया है। बहुत एक मन में संशय की स्थिति बनी हुई थी, क्या डोमिसाइल को लेकर कुछ ठोस कदम उठाया गया है? तो मेरे साथियों, यह सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि डोमिसाइल को लेकर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई गई है। जैसे कि आपको बताना चाहूँगा कि 2020 की नियमावली में स्पष्ट रूप से जिक्र किया गया था कि जो भी हमारे बिहार के छात्र हैं उन सबको शिक्षा विभाग 100% आरक्षण के तहत, यानी बिहार के निवासी होने के नाते आपको
इसमें रखा जाएगा। लेकिन अब जो नियमावली सामने निकल के आ रही है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कर दी गई है। शिक्षा विभाग का जो नियमावली हम सबके संदर्भ उपस्थित होने वाला है उसमें स्पष्ट रूप से इसका जिक्र है कि अगर किसी विषय में, किसी स्पेशल विषय में अगर छात्र की कमी महसूस होती है तब हम अदर स्टेट के स्टूडेंट को इसमें मौका देंगे और उनको सम्मिलित करेंगे। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। तो यह बिल्कुल मत सोचिएगा कि 100% नियमावली लग चुकी है। नियमावली में फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। अगर किसी सब्जेक्ट में अभ्यर्थियों की संख्या कम मिलती है तो उस संदर्भ में जब अगली बार नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी तो फिर उसमें अन्य राज्यों के बच्चों को भी मौका दिया जाएगा। स्पष्ट है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, जो है फैक्ट आपको बता रहे हैं। नियुक्ति संबंधित जानकारी जो है वो नियमावली में स्पष्ट नहीं की गई है। नियुक्ति संबंधित जो भी जानकारी, जैसे 2020 नियमावली में आप देखते थे कि जिक्र था कि आपको 10th 12th ग्रेजुएशन बीएड इन सबको जोड़कर ये करके आपका प्रतिशत अंक इतना प्राप्त किया जाएगा और उसके तहत आपकी बहाली की प्रक्रिया में इसको लागू किया जाएगा। ऐसा कोई जिक्र नियमावली के संदर्भ में नहीं किया गया है। कोई जिक्र नियमावली में नियोजन के संबंध में कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसमें आयोग का जिक्र किया गया है और आयोग के जिक्र जो मतलब देखिए ओवरऑल मेरे पास तो कोई नियमावली है नहीं, मतलब जितने लोग से मैं वार्तालाप किया हूं उनके द्वारा यह कथा कथित था कि यह यहाँ बिंदुओं पर विशेषकर फोकस किया गया है। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी माननीय जितने सदस्य हैं जो सरकार के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं उन सबके पास नियमावली का एक कॉपी जरूर गया हुआ है PDF के रूप में। नियमावली लमसम आपको 40 पेज, लगभग 40 पेज का है। तो आप ये समझ सकते हैं कि नियमावली बहुत विस्तृत रूप से लिखी गई है और एक एक बिंदुओं को मद्देनज़र रखते हुए इसको लिखा गया है। इसमें शिक्षा विभाग के जितने भी कार्यरत हमारे साथी हैं उनको भी ध्यान में रखा गया है और जो आने वाली नियोजन प्रक्रिया के तहत जो अभ्यर्थी इस विभाग में कार्यरत करेंगे, आगे की अपनी सेवा देंगे, उन सब के संदर्भ में भी इसमें जिक्र किया गया है। तो हमारे लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि नियोजन की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। तो देखिए इसका जिक्र नहीं किया गया है। मेरिट लिस्ट की जिक्र इसमें बिल्कुल नहीं है। होने की प्रक्रिया क्या है इसका भी जिक्र उसमें स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है। आयोग द्वारा इसका निर्णय लिया जाएगा शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश में। इस बात का जिक्र सुनने में आ रहा है कि है, और सुनने में आ रहा है का मतलब है कि है, क्योंकि ऐसे ही सुनने में नहीं आ रहा है। अच्छा, बहाली की प्रक्रिया में क्या हो सकता है, अब ध्यान से देखिएगा कि इसकी एक संभावित क्या अनुमान लगाया जा सकता है। अगर फरवरी के अंत तक अगर नियमावली हम सबके समक्ष निकल आई तो बहाली की प्रक्रिया कब तक प्रारंभ हो जाएगी। तो एक अनुमानित जो महीना है जुलाई तक रखा गया है। देखिए नोटिफिकेशन आने की संभावना अगर आपकी दबाव होगी तो पहले आ सकते हैं, लेकिन जो प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी वो जुलाई से पहले नहीं हो पाएगी। कारण इसका सबसे बड़ा है एस्टेट कॉमर्स। अब देखिए इसमें भी सरकार ने, मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से भी आपको बताया है कि सरकार कुछ ना कुछ पेच फंसा के रखती है। एक पेच ऐसी फंसाई हुई है जिसको लेकर थोड़ा संशय की स्थिति बनी हुई है। मैं बार बार सरकार से दरख्वास्त कर रहा हूं कि इस त्रुटि को दूर करते हुए बहाली को कृपया रोकने का प्रावधान जो अपने मन में विचार में आपने बैठाया है इसको दूर करा दें। EWS के संदर्भ में जो ये संशय आपने बना के स्थिति पैदा किया है, अब बच्चे कोर्ट गए हुए हैं, डेफिनेट है कि वो उसमें केस होगा, अब केस फाइल होगा, फिर से बहाली लटकेगी। तो ये थोड़ा सा बहुत ही नेगेटिव व्यू हम सब के लिए है, क्योंकि हम सब लोग काफ़ी दिन से वेट कर रहे हैं। जिन अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा वो तो कोर्ट में जाएगा ही। हम और आप तो उसे रोक भी नहीं सकते क्योंकि वो अपने हक की लड़ाई के लिए स्वतंत्र है। लेकिन सरकार के हाथ में तो यह पूर्ण रूप से है। सरकार चाहे तो तुरंत उसको सुधार कर इस जो भी मसला है उसको समाधान कर सकती है, लेकिन सरकार की स्थिति मनसा क्या है क्या नहीं, कुछ कहना बहुत गलत है। आयोग गठन होगा, आयोग गठन के बाद ही कुछ कार्य होगा, तो आयोग गठन करने में भी समय लगता है। सिर्फ नोटिफिकेशन आ जाना ही काम नहीं है, नोटिफिकेशन देगा भी तो आयोग ही देगा। इसलिए अगर फरवरी में आती है तो जुलाई तक एक संभावना जताई जा रही है। नोटिफिकेशन आपको जो भी मिलेगा आयोग के द्वारा ही मिलेगा, शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश से ही आयोग द्वारा ही पारित की जाएगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जैसे स्टेट का विज्ञापन जारी किया गया, उसी तरीके से जो भी आयोग को शिक्षा विभाग दिशा निर्देश देगा उसके द्वारा विज्ञप्ति जारी की जाएगी। उसमें सारे दिशा निर्देश लिखे रहेंगे, कैसे किस तरीके की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इस संदर्भ में सारे बिंदुओं पर, पहलुओं पर चर्चा करते हुए
बहाली की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो मेरे साथियों देखिए, अभी किस आयोग को ये ला रहे हैं, क्या नया आयोग गठन करेंगे या फिर जो पहले से आयोग ऑलरेडी प्रेजेंट हैं उनका सहयोग लेते हुए इस बहाली को संपन्न करेंगे, अब तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने में भलाई है। अच्छा, संभावित नोटिफिकेशन तो मैंने आपको बता ही दिया, चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहूँगा कि अगर जुलाई में यह बहाली अगर मतलब प्रॉपर चालू हो जा रही है तो कम से कम 2 महीना तो समय लग ही जाएगा, 2 से 3 महीना। तो सिर्फ +2 के मैटर में 2 से 3 महीना लग जाएगा। अगर इस संदर्भ में अगर वह प्रक्रिया फिर से बेहतर ढंग से अगर करना चाहता है तो फिर आपको पता है सारे नोटिफिकेशन एक ही साथ देना होगा, लेकिन सरकार ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि उसको चुनाव तक भी तो लेके जाना है। सारे लड्डू आप ही के पक्ष में रखेगा सरकार, कैसे सोच लेते हैं आप? सरकार के हम सब कठपुतली बन गए हैं। सरकार ऐसे नचाए चाहे ऐसे नचाए, हमें नाचना ही पड़ रहा है। और ये कोई मैं सिर्फ अपनी जुबान नहीं कर रहा हूँ, 4 साल से विगत आप लोग देख ही रहे हैं किस तरीके से सरकार नचा रहा है। तो सरकार की मंशा साफ तो दिखाई दे ही रही है। यहाँ पर देखने वाली विशेष बात यह है कि माध्यमिक में लमसम 45,000 प्लस सीटों की बहाली आने वाली है, जिसमें से आपको 28,000 से 29,000 तो प्रीवियस ईयर के हैं, आई मीन प्रीवियस नियोजन बचे हुए सीट हैं छठे चरण में। तो माध्यमिक में अच्छे सीट है, कोई ख़राब नहीं कहेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा उच्च माध्यमिक में दिए गए हैं जहाँ पर बच्चे उतने उपस्थित ही नहीं हैं। उच्च माध्यमिक में 80,000 के लमसम सीटों की संख्या बताई जा रही है और इसमें बच्चे उतने क्वालिफाई ही नहीं हैं। 80,000 क्वालिफाई नहीं है बच्चे, तो इसमें बिल्कुल बचेगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब सीटों की संख्या बचेगी तो मेरे साथियों, निवास का जो मैं अभी डोमेसाइल के बारे में जिक्र किया था, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाते हुए 8वां चरण जब लागू होगा तो उससे पहले स्टेट आयोजित किया जाएगा, जिसमें बिहार के अलावा अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाएगा। ये कंफर्म रखिए। चलिए अगली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, प्राथमिक से माध्यमिक उच्च माध्यमिक में जो जानकारी स्पष्ट थी उससे मैं रूबरू आप सबको करा दिया। अब तो प्राथमिक के बारे में भी जिक्र एक बार कर लेते हैं। मेरे साथियों, प्राथमिक में बहुत दिलचस्प मैटर है, मज़ा आएगा आपको देखकर, सुनते चलिए क्या क्या है। छठा चरण में लमसम 37,727 सीट बचे हुए हैं और आपको 1 to 5 में 6 to 8 में 11,220, दोनों मिलाकर 50,373, लमसम 50,000 का सीट बचा हुआ है। मेरे साथियों जानते हैं 50,000 सीटें कैसा है? ये वो सीट हैं जिस पर अभ्यर्थी नहीं मिल पाए। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इन सीटों की संख्या को सरकार करती है तो करती है क्या ज्यों का त्यों ही लेकर आएगी? तो मेरे साथियों मैं बता देना चाहूँगा, अगर ज्यों का त्यों लेके आई तो फिर वही दशा होगी, फिर 40 से 50,000 सीट बच जाएगी, फिर अभ्यर्थी रोड पर आ जाएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सबसे ज़्यादा जो सीटों की आवश्यकता है वह आवश्यकता आपको BC में है, जनरल में है, EWS तो आरक्षण में 10%, EBC में। इन सबको देखते हुए एक चीज़ तो समझ में आ गया कि ये सीटों की जो संख्या बची हुई है, यह सीटों की संख्या पर्याप्त रूप से उन्हीं लोगों की बची हुई है जो इसमें सफल मतलब उपस्थित नहीं हो पाए। अगर इसका विखंडन नहीं हुआ तो फिर दशा वही हो जाएगा, फिर आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मुझे बहाली की प्रक्रिया में मौका भी मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि अगर नियमावली आती है तो मेरे साथियों मैं सबसे आग्रह करूंगा कि इसको विखंडन कराने का प्रयास जरूर कीजिए। अगर यह विखंडन नहीं हुआ तो फिर आपका होना और ना होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली बन के फिर रह जाइएगा। तो मेरे साथियों देखने के लिए है कि हाँ 1,29,000 सीट हैं, लेकिन अगर विखंडन नहीं हुआ तो वो सीट आपके नहीं है, वो सीट सिर्फ दिखने के और आंकड़े में ही रह जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ कागजात में रह जाएंगे। इसमें सीटों की संख्या और भी बढ़ सकती है, लेकिन जो हमारे और आपके द्वारा जो दबाव डालकर जब हम लोग इसका छात्र शिक्षक अनुपात के तहत जब मंगवा रहे थे सीटों की संख्या, तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि 22 जिले ऐसे हैं जिसमें छात्र और शिक्षक का अनुपात का सीट ही नहीं गया है। 22 जिले ऐसे हैं। एक जिला जो है सिवान, उसमें सिर्फ 1 to 5 में सीटों की संख्या बताई गई है, बाकी 21 जिलों में न 1 to 5 का बताया गया है, न 6 to 8 का बताया गया है। बताया क्या गया है कि प्रीवियस जो छठे चरण में बचे हुए सीटों की जो संख्या है और जो 31 तारीख 2022 यानी 31 तारीख तीसरा महीना 2022 तक जो रिटायरमेंट हो जाएंगे,
उनकी संख्या को जोड़ कर ही दिया गया है। बाकी 22 जिलों में आप सोच सकते हैं। मैं तो ये आश्चर्य रहा इस चीज़ को देखकर कि इतने एक्टिव मेंबर होने के बाद भी 22 जिलों में सीटों की संख्या ये हुई। मैं खुद आप सबको बताना चाहूँगा, मैं प्रॉपर सिवान से बिलोंग करता हूँ। जब इस सिवान की स्थिति मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिवान में 1016 सीट ही सिर्फ दी गई थी। उस समय जाकर हमारे जिला के अध्यक्ष महोदय, जिला के जितने भी कार्यरत, जितने भी हमारे साथी हैं, उन सब ने बहुत अच्छा कार्य किया, दबाव दिया, डीएम ऑफिस में गए, एप्लीकेशन दिए, तब जाके यह 1 to 5 में सीटों की गणना हुई। 6 to 8 में भी गणना हुई है, लेकिन उसको जोड़कर नहीं भेजा गया है। मेरे साथियों, जहाँ जहाँ मेहनत करके इसको मतलब अपने मेहनत के साथ भेजा गया है, वहाँ वहाँ सीटों की संख्या ठीक गई है। देख लीजिए, गोपालगंज 0 है, लगातार है। देखिए, वैशाली, सीतामढ़ी, सहरसा, पटना, नवादा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, मधुबनी, लखीसराय, कैमूर, जहानाबाद, जमुई, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, बक्सर, भोजपुर, भागलपुर, बांका, अरवल और अररिया 0 सीट। छात्र शिक्षक अनुपात कहाँ से मिलेगा? सीटों की संख्या और थी मेरे गुरु, लेकिन आपने विशेषकर उस समय ध्यान नहीं दिया। अभी भी मौका है। सरकार अगर नियमावली प्रेजेंट कर देती है, जब आती है, तो इसके लिए दौड़ना पड़ेगा। मैं जितने भी वहाँ पर खासकर पटना में जो हमारे छठे मतलब 7वें चरण के अभ्यर्थी हैं, मानते हैं कि बहुत दूर दूर से अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो पटना के आसपास के जो हमारे अभ्यर्थी हैं, वह सचिवालय जाकर दबाव देकर इस सीट मतलब 22 जिलों का तो कम से कम सीटों की संख्या तो गणना कराई जाए। डेफिनेट है कि इसमें 10-20 हज़ार सीट और बढ़ जाएंगे। मेरे साथियों, अगर यह पर्याप्त रूप से कर दिया जाए तो डेफिनेट है कि बढ़ेंगे। और तब ये जो आप लोग संशय की स्थिति मन में बनी हुई है ना कि सीटेट जो आया हुआ है 2022 का, इन लोग के आने के बाद हमारी प्रक्रिया मतलब हमारे कम परसेंटेज वाले को होगा कि नहीं होगा, सबका हो जाएगा। 20 से 22 हज़ार सीट और उपस्थित हो जाते हैं तो डेफिनेट है सबका हो जाएगा। इतना आसान भी नहीं होता है सीटेट पास कर लेना। जो सीटेट देते हैं वो बखूबी जानते हैं, जो नहीं देते हैं वो तो हवा में बात करेंगे ही, तो उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। लेकिन इस चीज़ को ध्यान में जरूर रखने योग्य है। तो मेरे साथियों, सिर्फ नौकरी के लिए नोटिफिकेशन आ जाना ही नौकरी मिलना नहीं होगा। अभी तो आगे है, अभी तो ये है अंगड़ाई, आगे देखो है बहुत लड़ाई। आप लड़िएगा तभी आपको आगे सफलता दिखेगा, अन्यथा यूट्यूब पर हमारे वीडियो बना देने से आप सफल नहीं हो जाइएगा। आपको धरातल पर उतरना होगा। आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि जब सिवान की स्थिति ऐसी हो गई थी, जब 1016 सीट जा रहे थे, हम सभी कम से कम 45 से 50 अभ्यर्थी ऐसे थे जो रात में हम लोग सो नहीं पाते थे। क्या इतना कम सीट कैसे हो पाएगा? दिन रात पीछे लगकर हर एक नियोजन इकाई में जा कर पुश कर करके एक एक मतलब अधिकारी से बात कर करके डीपीओ सर के पास जाकर एप्लीकेशन देकर, हाथ जोड़कर डीओ सर के पास जाकर, डीएम सर के एटलीस्ट 3 बार डीएम सर को एप्लीकेशन देकर इसको संज्ञान में लाया गया, डीडीसी के पास गया, एडीएम सर के पास गया। इतना प्रेशर क्रिएट करवाने के बाद यह सीटों की संख्या हमारे ज़िले में प्राप्त हुई। अब आप सोच सकते हैं कि अगर आप सोचिएगा कि किसी एक आदमी के भरोसे अगर कार्य हो जाए तो संभव नहीं है मेरे साथियों। इसलिए मैं कहता हूँ नियमावली आएगा ही, डेफिनेट आएगा, नियमावली तो आना ही है। और नियमावली नहीं आएगा तो सरकार बवाल नहीं मचवाएगा, एकदम ना देकर वो बवाल नहीं मचवाएगा, एकदम देगा ही नियमावली। लेकिन नियमावली के बाद जो संघर्ष हम सबके समक्ष है उसका क्या होगा? सोइए मत, सोने का समय गया, उम्र भी ढलते जा रहा है। शादी विवाह जिनके हो गए हैं उनके बाल बच्चे हो गए हैं, जिनके नहीं हुए हैं वो आस में रुके हुए हैं कि एक अच्छा नौकरी हो जाए तो कम से कम परिवार को मैं बेहतर ज़िंदगी तो दे पाऊंगा, आने वाले हमारे जो पीढ़ी होंगे वो तो बेहतर हो पाएंगे। माँ बाप के बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारा चीज़ है। तो मेरे साथियों, मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा, सोइए मत। बहुत उम्मीद के साथ यह 7वां चरण आ रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान आपकी है। आप जगोगे, 7वां चरण आपके हाथ में रहेगा। आप सोगे, नहीं आएगा, घर पे बैठे रह जाइएगा। हम हर समय सरकार को दोष नहीं दे सकते हैं। सरकार को ना जगाने में हमारी भी भूमिका है। तो सिर्फ हम सरकार को दोष देकर
अपना पल्ला झाड़ नहीं सकते हैं। सिर्फ विधायक को दोष देकर हम अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। हम गए ही कितने बार हैं? दिल पे हाथ रख के बोलिए तो आप कितने बार गए हैं जनप्रतिनिधि के पास अपने दर्द और दुख को लेकर? क्या एक साथ 100 लोग गए हैं? नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आप में एकता नहीं है। सरकार इसी का फ़ायदा उठाता है। जिसके पास एकता नहीं है उसके पास नौकरी क्या रहेगा? इसी से छोटी सी वाणी के साथ जय हिंद। सोचिएगा, विषय आपके लिए था।